नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा। आज तक के गुजरात स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे चीनी के बाद अब कैसे आम आदमी के आंसू निकालने लगी है प्याज, क्यों बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है सूरत का कपड़ा उद्योग, और दाहोद के प्राइवेट स्कूल में कैसे पहुंची सरकारी स्कूलों की किताबें और LCD। प्याज की कीमतों में अचानक से तेजी आम आदमी को परेशान करने लगी है। प्याज का भाव 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। देश के कई शहरों में रेट करीब करीब इसी के आसपास है। ऐसे में अब सरकार ने मोर्चा संभाला है। हालात को काबू में करने के लिए बफर स्टॉक से सप्लाई शुरू की जा चुकी है। महंगा होता है, दिन बढ़ के जाता रहता है, कम नहीं होता है। उसके जेब में से थोड़ा जा रहे हैं, पैसा तो हमारा ही जा रहा है। प्रतिदिन होलसेल मंडी में क्विंटल पे 500, 300, 400, 500 रुपए बढ़ रही है। खुदरा बाजार में प्याज का ऐसा भाव हो गया है जो फिर से महंगाई के आंसू रुला रहा है। गुजरात में प्याज 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बीते कई दिनों से लगातार भाव बढ़ा है और बढ़कर 35 रुपए से 60 रुपए किलो हो चुका है। खुदरा मार्केट में प्याज का भाव बढ़ने की असल वजह है मंडी से ही कीमत में उछाल। देश के कई हिस्सों में नासिक से प्याज की सप्लाई होती है और आलम यह है कि नासिक की होलसेल मंडी में ही प्याज का भाव 40 रुपए से ज्यादा है। जानकारों की माने तो प्याज की डिमांड अचानक बढ़ी है, इसलिए 15 दिनों में प्याज की कीमतों में करीब 50% का उछाल आया है। अहमदाबाद के पालड़ी में स्थित वेजिटेबल मार्केट में फिलहाल मेरी मौजूदगी है और लगातार देश भर में जिस प्रकार से प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं, इसी को लेकर हम फिलहाल इस वेजिटेबल मार्केट में आए हुए हैं। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको तस्वीरों में प्याज दिखाई भी पड़ रही है और खास करके प्याज की कीमतों को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि बीते एक हफ्ते से लगातार प्याज की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही है। सीधे तौर पे कहे तो प्याज अब आम जनता के आंखों में आंसू ला रहे हैं और बढ़ती प्याज की कीमतों की वजह से न सिर्फ आम जनता लेकिन व्यापारी भी कहीं ना कहीं चिंतित है। जो व्यापारी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सुनील भाई। सुनील भाई, जिस प्रकार से फिलहाल जो प्याज की कीमतें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, फिलहाल प्याज की कीमत अगर हम जानना चाहें क्या है? प्याज की कीमत तो अभी पूरे वीक से दिन प्रतिदिन होलसेल मंडी में क्विंटल पे 500, 300, 400, 500 रुपए बढ़ रही है। कहने का मतलब 1 वीक पहले जो क्विंटल का 3500 रुपये तक था, आज की मंडी में 5000 रुपये क्विंटल तक बाजार पहुंच गया है। अभी उसकी वजह ऐसा है कि बारिश में महाराष्ट्र में अतिवृष्टि हुई, खासा डैमेज हुआ है, प्रोडक्शन भी कम है और जो डिमांड सप्लाई का जो गैप है वो अभी ज़्यादा चल रहा है। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पर फिर भी डिमांड इतना वो नहीं है गवर्नमेंट के हर सेंटर पे वो पहुंच के बाजार कंट्रोल कर सके। तमाम मंडियों से प्याज की सप्लाई हो रही है, फिर भी मानसूनी संकट के बीच प्याज के भाव का ब्रेक फेल हो गया है। दिल्ली में सरकारी सफल स्टोर पर प्याज की दर 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। वाले अगर एक हफ्ते 10 दिन या 15 दिनों की बात करें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि शॉर्टेज है, डिमांड सप्लाई का एक सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया है, अगर आने वाले 15 दिन या 1 महीने की बात करें तो स्थितियां क्या लग रही हैं आपके अनुभव से? अभी अनुभव से तो ऐसा कह सकते हैं कि अभी का सिनेरिया जो है कुछ कह नहीं सकते, पर फिर भी जो ऐसा सिनेरिया रहा था प्याज 80-100 रुपये तक टच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती।
डिमांड और सप्लाई को लेकर कहीं ना कहीं समस्या हो, इस प्रकार की बातें जो व्यापारी हैं उनकी तरफ से कही जा रही है। और जिस प्रकार से गुजरात की अगर बात कर लें, खास करके अहमदाबाद में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से प्याज जो है वो यहाँ तक पहुँचता है, और जिस प्रकार से बीते दिनों में लगातार बारिश होती रही है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक समस्या खड़ी हुई होने की बात भी व्यापारी की तरफ से कही जा रही है। और यही स्थिति आने वाले 1 हफ्ते या 10 दिन तक रहती है। तो व्यापारियों का यही कहना है कि जो प्याज अभी 60 रुपए के आसपास बाज़ारों में मिल रही है, उसकी कीमत 80 से 100 रुपए भी पहुंच सकती है। यानी प्याज की कीमतें जो लगातार बीते 1 हफ्ते से जो कि 35 रुपए से 60 रुपए तक पहुंची है, वो आने वाले 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन में 90 से 100 रुपए तक भी पहुंचने की आशंका व्यापारियों द्वारा जताई जा रही है। उधर सरकार ने महंगी होती प्याज को लेकर कमर कस ली है। सप्लाई को तेज करने की कोशिश जारी है। एक दिन पहले से ही कांदा एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई। 24 अगस्त से नासिक से प्याज की ढुलाई और रिलीज शुरू भी हो चुकी है। कांदा एक्सप्रेस से प्याज की सप्लाई के पहले चरण में चेन्नई, मदुरई, दिल्ली, कोची और गुवाहाटी को शामिल किया गया है। कांदा एक्सप्रेस के जरिए 2025-26 में करीब 88,000 MT प्याज 86 रेलवे रैकों से 16 प्रमुख शहरों तक पहुंचाया जा रहा है। खबरों के मुताबिक जरूरत के अनुसार आगे और शहरों को जोड़ा जाएगा। वैसे अभी एक दिन पहले ही सरकार ने प्याज की महंगाई को देखते हुए बयान दिया है कि 2025-26 में प्याज उत्पादन लगभग 307.37 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष के 307.67 लाख मीट्रिक टन के करीब बराबर है। सरकार की माने तो देश में प्याज का पर्याप्त भंडार है और आने वाले महीनों की घरेलू मांग पूरी करने की स्थिति है। सवाल है कि आखिर प्याज के भाव में इजाफा क्यों हुआ? अगस्त सितंबर में होने वाली मौसमी परेशानियों का हवाला दिया जा रहा है। हर साल मानसून के दौरान यही स्थिति बनती है। तो दूसरी वजह प्याज की डिमांड सप्लाई भी बताई जा रही है। कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए सरकार बफर स्टॉक से नियंत्रित मात्रा में प्याज जारी कर रही है, ताकि कीमतों में उतार चढ़ाव को रोका जा सके। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बार फिर से बड़े संकट में है। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण कच्चे माल के दाम आसमान छू रहे हैं। कपड़ा फैक्ट्रियों के मालिक टेंशन में हैं। ऐसे में घाटा कम करने के लिए 6 लाख लूम सप्ताह में 2 दिन बंद रखने का फैसला किया गया है। टेक्सटाइल सिटी सूरत का कपड़ा उद्योग इन दिनों भीषण मंदी और आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध के हालातों के चलते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कच्चे माल की बढ़ती कीमतों ने बुनकरों की कमर तोड़ दी। इसका नतीजा ये हुआ कि सूरत में चल रहे 6 लाख से ज्यादा पावर लूम कारखानों को सप्ताह में 2 दिन बंद रखने का फैसला लिया गया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से फरवरी 2026 से यार्न की कीमतों में 30 से 35% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कच्चे माल की लागत बढ़ने के बावजूद बाजार में तैयार कपड़े के दाम जस के तस बने हुए हैं, जिससे मुनाफा खत्म हो गया। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण माल ढुलाई का खर्च बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर सिंगापुर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर पड़ रहा है। यूएस स्टील फैक्ट्री के मालिकों ने सप्ताह में 2 दिनों तक अपनी फैक्ट्रियों को बंद करने का फैसला लिया है, क्योंकि यहाँ की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी करती जा रही है। वहीं जो कपड़े की बुनाई फैक्ट्री में हो रही है, इसमें किसी भी तरह की कीमतों की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अब यही कारण है कि जो लूम्स की फैक्ट्री वाले हैं वो सप्ताह में 2 दिनों से अपनी फैक्ट्री बंद करने का फैसला लिए है, जिससे अपने नुकसान के खर्च को नहीं कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादा दिनों तक अपनी फैक्ट्री को चला सकेंगे। उनके सामने मजबूरी है। साफ तौर पर उनका कहना है कि वह फैक्ट्री को बंद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने समय में कटौती जरूर कर सकते हैं। और इस वक्त हम एक लूम फैक्ट्री मौजूद है जहाँ हमारे पास देखेंगे आप कि ये लूम मशीनें चल रही है, कपड़े की बुनाई की जा रही है। यार्न बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य में भारी असंतुलन पैदा हो गया। यार्न के बढ़ते दामों के अनुपात में जब तक तैयार ग्रे कपड़े के भाव नहीं बढ़ते, तब तक रोजाना कारखाने चलाना भारी घाटे का सौदा साबित हो रहा है। इसी घाटे को नियंत्रित करने के लिए बुनकरों ने हफ्ते में 2 दिन का प्रोडक्शन बंद करने का फैसला लिया है। यार्न की कीमतों में 30 से 35% का बढ़ोतरी हो गया है। सामने कपड़े में 5-10% का भी बढ़ोतरी नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से हमारा कॉस्टिंग जो आना चाहिए वो बहुत ऊपर जा रहा है। सामने बेचते वो परवड़ता नहीं है। अभी क्या डिसीजन लेने वाला है?
अभी सोच रहे जो रॉ मटेरियल पड़ा है तब तक धीरे धीरे करके चलावे, ताकि यान अभी खरीदना नहीं पड़े, जितना लेट खरीदना पड़े तब यान का भी थोड़ा बढ़ावा हो जाए, थोड़ा नीचे बाजार आवे। और कपड़े में भी थोड़ा कम प्रोडक्शन रहेगा तो मार्केट में शॉर्टेज होगी तो थोड़ा कपड़ा बढ़ने की भी उम्मीद रहेगी। ऐसा जब तक माहौल यान का गर्म रहेगा, मतलब ऊंचा भाव रहेगा, तब तक थोड़ा प्रोडक्शन कट करेंगे। पूरा बंद तो कर नहीं सकते, थोड़ा प्रोडक्शन कट करेंगे तो थोड़ा समाधान हो जाएगा। सूरत में कपड़ा बुनाई से लेकर डाइंग और प्रिंटिंग तक का पूरा इकोसिस्टम काम करता है। यहाँ से तैयार माल पूरे देश और विदेशों में भेजा जाता है। कारखानों के आंशिक रूप से बंद होने का सीधा असर लाखों कारीगरों और मजदूरों की आजीविका पर पड़ने की आशंका है। यदि वैश्विक तनाव जल्द कम नहीं हुआ और कच्चे माल की कीमतों पर ब्रेक नहीं लगा तो ये संकट सूरत की पूरी टेक्सटाइल अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इंडस्ट्रीज है उसमें हर साल कुछ ना कुछ समस्या तो होती ही रहती है, मगर ये लास्ट समस्या फरवरी महीने से कंटिन्यू चली आ रही है। जो ये वैश्विक युद्ध चल रहा है उसकी डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली तो असर हो ही रही है हमारे बिजनेस में, क्योंकि जो मेन रॉ मटेरियल है वो क्रूड से बनता है। क्रूड इतना अप डाउन प्लस माइनस रहता है, उसके हिसाब से यान के भाव भी प्लस होते रहते हैं, हमारी कॉस्टिंग आ नहीं रही। अगर हम कपड़ा बढ़ा के भी बेचे मार्केट में तो मार्केट वाले परचेस नहीं, क्योंकि उनको भी पोसा, वो भी 30% प्लस करके अगर बाहर की मंडी में कपड़ा सप्लाई करते तो कोई लेने वाला है नहीं। तो बेसिकली जो जब भी कोई भी इंडस्ट्रीज होता है उसका जो बेसिक प्रोडक्ट होता है उसका रेट इतना बढ़ जाता है तो इंडस्ट्रीज को उसकी कॉस्टिंग नहीं आती, उसको पोसाता नहीं है। इसीलिए हमारे शट डाउन के अलावा कोई उपाय नहीं है हमारे पास। सूरत में लूम्स फैक्ट्री चलाने वाले अमृत भाई पटेल ने आज तक को बताया कि यान का भाव इतना बढ़ गया है कि कोई भी फैक्ट्री नहीं चला पाएगा। कपड़ा बनाने में जो लागत लग रही है, कपड़ा उससे भी कम दाम में बिक रहा है। ये जो यान का भाव बढ़ रहा है ना, फैक्ट्री चला ही नहीं पाएगा, कोई कॉस्टिंग में नहीं आ रहा है, कुछ अंडर कॉस्ट जा रहा है। हमारा जो कॉस्टिंग आ रहा है ना, हमारे को जो पड़तर हो रही है उससे भी नीचे में कपड़ा बिक रहा है, तो फिर कैसे चलाएंगे इंडस्ट्री? वो तो कोई 2 दिन बोलता है, हम तो 4-4 दिन बंद करने का सोच रहे हैं। अरे जो लॉस होता है वो कम होगा, लॉस तो है वैसे भी, मगर जो लॉस हो रहा है उसमें कम लॉस होगा, और क्या होगा। यान की कीमतों में 30 से 35% तक की बढ़ोतरी हो गई है, जबकि तैयार कपड़े की कीमतों में 5 से 10% तक की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसकी वजह से उत्पादन लागत काफी ऊपर जा रही है और बाजार में बेचने पर मुनाफा नहीं हो रहा है। इसलिए जब तक पुराना रॉ मटेरियल है तब तक फैक्ट्री मालिक धीरे धीरे काम चला रहे हैं ताकि अभी नया यान ना खरीदना पड़े। हो सकता है कुछ दिनों बाद यान की कीमतें कुछ कम हो जाएं। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। दाऊद जिले के फतेहपुरा में टच द लाइट नाम के एक प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूलों का सामान मिला है, जिसमें किताबें हैं, एलईडी समेत कई और चीजें भी। और इस घटना से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। खास बात यह है कि इस प्राइवेट स्कूल के 3 ट्रस्टी सरकारी या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में सर्विस दे रहे हैं। पूरे मामले में रीजनल कमिश्नर और जिला प्रशासन की टीमों ने जांच शुरू की। रीजनल कमिश्नर समेत 3 तालुकाओं के प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर की टीम ने स्कूल का दौरा किया, जांच पड़ताल की गई। अब ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि सरकारी स्कूलों के लिए अलॉट सामान प्राइवेट स्कूलों में पहुंचे कैसे। इस भ्रष्टाचार में कौन कौन शामिल है? दाहोद जिला के फतेहपुरा में एक हमें शिकायत मिली थी सरकार को कि सरकार द्वारा जो सरकारी स्कूलों में यूज होने वाले मटेरियल कोई एक निजी शाला में मिले हैं, तो उसकी तहकीकात करने के लिए, उसको इंक्वायर करने के लिए सरकार ने एक टीम बनाई है। हम लोग 2 दिन से यहाँ पे है। हमने जो लोग रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरीली, जिनकी जिम्मेदारी थी, उनके हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं। साथ ही में जो मटेरियल मिला है उसको हमने काउंटिंग करवा लिया है, स्टॉक को वेरीफाई करवा रहे हैं हम लोग। और इसमें जो भी छानबीन में जो हमारे सामने जो क्षतियाँ त्रुटियाँ मिलेगी और जो लोग रिस्पॉन्सिबल है उन सबके सामने एक रिपोर्ट दिया जाएगा और उसके बाद अकॉर्डिंगली एक्शन जो होगी डिपार्टमेंटल और वो लिए जाएगी। बनासकांठा जिले के पेगिया गांव से एक महिला के साथ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। एक विवाहित महिला ने 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें महिला ने गर्भवती होने के बावजूद जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने, मारपीट, धमकी और ब्लैकमेल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बाकी के आरोपियों की तलाश जारी है। पालनपुर पूर्व पुलिस स्टेशन में 5 लोगों के विरोध में एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ, मतलब मेरे हस्बैंड के वो दोस्त थे,
तो बार बार वो हमारे घर पे आते जाते रहते थे। तो आते जाते थे, तो उसके बाद हमारा रिलेशन हुआ। रिलेशन होने के बाद उन लोगों ने मेरे साथ धर्म परिवर्तन भी करवाया और मेरे साथ गलत काम भी करवाते थे। तो गलत काम करवाते, तो उसके बाद मैंने पालनपुर पूर्व पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की थी। तो उनकी बार बार धमकियाँ आने के बाद वो बोल रहे थे कि मेरे से समाधान कर ले तो मैं तेरे को ले जाऊंगा और रखूंगा, और तूने ये सब मेरे कहने पे नहीं किया। सूरत के एक मंदिर से चोरी का एक अनोखा मामला देखने को मिला है। एक चोर भक्ति भाव दिखाते हुए मंदिर में घुसा और कुछ ही देर प्रार्थना करने के बाद नाटक करने लगा। फिर मंदिर में लगा हुआ घंटा चोरी किया और उसके बाद फरार हो गया। चोरी की ये पूरी घटना वहां जो पास में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसमें कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से हो रहा है वायरल। जिस समय ये घटना हुई उस समय कुछ दूरी पर कुछ और भी अन्य लोग बैठे हुए थे, मगर आरोपी इतने शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देने पहुंचा था कि पास बैठे हुए किसी शख्स को इसकी भनक तक न लगी। दमन मानसून फेस्टिवल 2026 इन दिनों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। केंद्र शासित प्रदेश दादर, नगर हवेली और दमन द्वीप में पर्यटन, संस्कृति और स्थानीय परंपराओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दमन मानसून फेस्टिवल में भव्य सांस्कृतिक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें देश की सांस्कृतिक विरासत, लोक कला, संगीत और नृत्य की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। वहीं यहाँ के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। दमन का फेस्टिवल देखने को मिलता है और इस साल भी हम लोग सोचे कि चलो कुछ नया देखने को मिलेगा। और हाँ, यहाँ पर आकर हम लोग ने देखा कि काफ़ी कुछ और अच्छा चीज़ें आई हैं और आज आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पे मौजूद हैं और तरह तरह की चीज़ें भी देखने को मिली। मतलब जैसे कोई कार्टून का पोशाक में नज़र आए और एंटरटेन कर रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। दमन फेस्टिवल देखने, ये फेस्टिवल हम पहली बार देख रहे हैं, पर ये जो फेस्टिवल है ये बच्चों को मोबाइल से हटाकर अपनी संस्कृति जानने का एक अनूठा तरीका है। दमन में बहुत लोग आज आए हुए इस कार्यक्रम को लेने के लिए और अलग अलग प्रदेश से सब आए हुए। इसमें हम लोग भी हमारा मछुआरा जो हम लोग लोकल है मछुआरा डांस अपना प्रस्तुत करके सारे भारतवासी यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, तो हम बहुत खुश हैं और इस पर्यटन मंत्रालय का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर दमन में ये जो मानसून फेस्टिवल हो रहा है ये बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। सभी समाज के लोग इससे जुड़े हुए हैं। ये कल्चरल प्रोग्राम है, इसमें कई ऐसे टाइप के प्रोग्राम होते हैं, हर समाज का लोग इसमें जुड़ते हैं और इसमें टूरिज्म को बहुत ही प्रोत्साहन मिल रहा है। सूरत में इस रक्षाबंधन कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो भाई बहन के रिश्तों के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रहा है। यहाँ गौशालाओं और सामाजिक संगठनों की टीमें गाय के गोबर से इको फ्रेंडली राखियां बना रही हैं। इन राखियों में प्राकृतिक रंगों और सूती धागों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खास बात यह है कि इन राखियों को बनाने में गोबर और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और इस्तेमाल के बाद ये राखियां मिट्टी में घुलकर जैविक खाद का काम कर जाएंगी। सूरत की ये पहल त्योहार को पर्यावरण से जोड़ने की एक अनोखी कोशिश है। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।